नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र निगम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आर्ट एंड क्रिएशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, जो कि पेशे से एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। चलिए आज इन्हीं से जानते हैं सबसे पहले कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है। एक इंडिविजुअल या बच्चे की ज़िंदगी में रोज़मर्रा में होने वाले काम को कैसे उनके लिए आसान बना सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को अगर हैंडराइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है तो हम किन एक्सरसाइजेज से या किन एक्टिविटीज़ से उस बच्चे की वो हैंडराइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चे की या बड़ों की, जो कि हैम्पर हो जाती हैं बहुत सारी कंडीशंस में। जैसे कि कुछ लोग अपनी चीज़ें रख के भूल जाते हैं, या कुछ लोग व्हीलचेयर बेस्ड हैं, तो उनके बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए कि वो अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से कर पाएँ। तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ये वर्क होता है, ये जॉब होता है कि वो देखे, असेस करे कि पेशेंट को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उसके लिए वो क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। क्या दवाइयों से इस रोग का पूर्णतः इलाज संभव है? कई कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें कि मेडिसिन हेल्पफुल होती हैं, और कुछ ऐसे जेनेटिकल केसेस होते हैं जिसमें अभी हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है। तो हमारा एंड गोल यही रहता है कि कैसे एक पेशेंट की जो लाइफ है, जो उसकी रोज़मर्रा की लाइफ है, उसको कैसे बेटर बनाया जाए। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके लिए किसी को एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए? देखिए, हमारे पास बहुत ही वाइड रेंज के पेशेंट्स आते हैं, जिसमें जैसे आप मेनली आप देखें, अगर बच्चों की बात करें तो आजकल ऑटिज़म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और भी बहुत सारी जेनेटिकल दिक्कत होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया या फिर एपिलेप्सी है। और अडल्ट्स की बात करें तो फिर स्ट्रोक हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, और स्पोर्ट्स इंजरी भी हो जाती हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसमें कि पेन की वजह से पेशेंट मूव ही नहीं कर पाता है, तो उनकी एक्सरसाइजेज वो सब कुछ इसमें ही देखा जाता है। ऑटिज़म एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पे हमारे समाज में जानकारी का अभाव देखने को मिलता है। हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से लोगों को ये बता सकें कि ऑटिज़म होता क्या है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपने हमारा ब्रेन डेवलप करता हुआ चला जाता है। हम बेसिकली अपनी सेंसेस से सीखते हैं। जैसे कि हमारी 5 सेंसेस तो आप जानते होंगे, टच, विजन, टेस्ट, हेयरिंग और स्मेल। इसके अलावा 2 और सेंसेस होती हैं, वेस्टिबुलर सेंसेस और प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है ना। तो हम लोग जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो इन्हीं सेंसेस से सारी चीज़ें सीखता है। कि अगर उसको मान लीजिए उसको जो भी उसको सराउंडिंग से आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है ना, तो वो उससे धीरे धीरे उन आवाज़ों को पहचान कर और बोलना सीखता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है। छूने से वो चीज़, एक बच्चा ये सीखता है कि क्या चीज़ छूने लायक है, क्या चीज़ छूने लायक नहीं है। स्मेल से ये सीखता है कि अच्छी स्मेल और बुरी स्मेल में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑटिज़म में ये जो सेंसेस होती हैं ये ऊपर नीचे हो जाती हैं एक तरीके से। मतलब आप बच्चों को देखोगे कि वो एक चीज़ को बार बार छूने की आदत पड़ जाती है उनको, या फिर वो किसी चीज़ को छूना ही नहीं चाहेंगे। इसका रीज़न ये है कि उनकी जो सेंस है वो या तो बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है। अगर उनकी सेंस कम है तो एक बार किसी भी चीज़ को छूने से पता नहीं कर पाएंगे कि वो छूने में फील कैसी हो रही है, तो उनको उसी चीज़ को बार बार छूना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कि उनकी जो टच की सेंसेशन है वो हाइपो है, और अगर यही सेंस उनकी हाइपर चली जाती है तो वो चीज़ों को छूने से बचते हैं। वो जो छोटी से छोटी वो कोई भी डिफरेंट टेक्सचर आप उनको देंगे टच करने के लिए तो वो उससे बचेंगे, या फिर उनको बहुत इरिटेशन होगी, वो रोएंगे, वो छूना नहीं पसंद करेंगे। तो ऐसे ही जब हमारी और सारी सेंसेस में ये गड़बड़ी होती है, या तो कोई हाइपो चली गई या कोई हाइपर चली गई, तो हमारे बच्चों के बिहेवियर्स बदल जाते हैं। तो एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमारा प्राइमरी काम ये होता है कि हम सबसे पहले सेंसरी इंटीग्रेशन करें। मतलब जितनी भी बच्चे की सेंसेस हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो जाएं और वो अच्छे से सीख पाए उन सेंसेस के द्वारा।
ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके लिए किसी भी अभिभावक को एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या अन्य किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए? नॉर्मली 1.5 साल में या किसी किसी केसेस में उससे भी पहले सिम्टम्स आने लगते हैं। मेनली सिम्टम्स ये होते हैं कि बच्चा अपना नाम लेने पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या वो अगर आप 10 बार उसका नाम लेंगे तो वो 2 या 3 या 4 बार ही रिस्पॉन्स करेगा, और वो आई कांटेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम करने लगता है, उसकी स्पीच डिले हो जाती है, या और वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। आप कहेंगे कि भाई मेरा बच्चा तो बहुत चंचल है, ये भागता ही रहता है, बैठता ही नहीं है। सिर्फ चंचल होना ही ऑटिज़म नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि भाई मेरा बच्चा तो भागता ही रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटिज़म है। उसके साथ और सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि भाई वो नेम रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो बोल पा रहा है सही तरीके से अपने एज अकॉर्डिंग या नहीं बोल पा रहा है। तो सारी चीज़ों को हम असेस करते हैं। सिर्फ 1-2 सिम्टम्स से किसी को, पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। तो ये मेन तो यही सिम्टम्स होते हैं बच्चे के, स्पीच डिले और हाइपर एक्टिव, नेम रिस्पॉन्डिंग में कम होता है, आई कांटेक्ट कम रहता है, सोशलाइजेशन उसका कम होता है। ऑटिज़म में सबसे ज़्यादा हैम्पर सोशलाइजेशन ही होता है कि बच्चा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेगा, अकेला खेलना ज़्यादा पसंद करेगा, उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलना या रहना इतना पसंद नहीं आता है। वो चीज़ों को लाइन में लगा के खेलेगा, या एक पर्टिकुलर रूटीन ही फॉलो करना पसंद करते हैं बच्चे, और वो उस रूटीन में कुछ भी अगर चेंज होता है तो वो इरिटेट हो जाते हैं। तो ये मेन सिम्टम्स हैं जो कि 1.5 साल के आसपास आने लगते हैं। एक और सिम्टम है जिसको पेरेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए, उसको बोलते हैं स्पीच रिग्रेशन। स्पीच रिग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे पेरेंट्स आते हैं तो वो हिस्ट्री बताते हैं कि मेरा बच्चा जब 1.5 साल का था तब वो मम्मा पापा या फिर और 5-10 शब्द बोलता था, फिर उसने एकदम से बोलना छोड़ दिया। अगर ये हिस्ट्री किसी भी बच्चे की है तो इस चीज़ को अपने पीडियाट्रिशियन को बताना चाहिए कि मेरा बच्चा तो बोलना शुरू किया था, पर अब जो भी उसने वर्ड सीखे थे वो एकदम से भूल गया है, या उसको याद नहीं आ रहे हैं और उसने वो बोलना छोड़ दिया है। ये एक ऑटिज़म का एक बहुत ही प्राइमरी सिम्टम्स आप मान सकते हैं। मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मेरा बेटा बाय बर्थ जब से उसको सारे जो उसके सिम्टम्स है धीरे धीरे आने शुरू हुए, जैसे कि उसने बैठना उठना चलना धीरे धीरे सीखा। तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि हम इन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं कि हमें लगता है कि बैठना धीरे सीखा है, लेट सीखा है, बोलना लेट सीखा, चलना लेट सीखा, तो कि धीरे धीरे ये नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी, आ जाएगा। लेकिन जब ये नियर अबाउट 2.5 साल का हो गया तब इसकी मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि हमारा बच्चा किसी भी चीज़ को रिएक्ट नहीं करता, और समटाइम्स क्या होता है कि वो अपने आप में ही खोया रहता है। तो मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया, क्योंकि जब मैं भी अपने बेटे को बुलाता हूँ या आफ्टर ड्यूटी में उसके पास जाता हूँ तो वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता था जैसे कि पापा घर आए हों, या कि मेरे साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, कुछ नहीं। उसका अपना ही एक अलग दुनिया में रहता था। हमने इस चीज़ को डिस्कस किया अपने रिलेशन में, अपने आस पड़ोस में, तो सब ने कुछ घरेलू नुस्खे बताए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। फिर मैंने एक दिन नेट पे सर्च किया सर के बारे में, तब इन्होंने इसको टेस्ट वेस्ट किया, इसको एग्जामिन किया, तब इन्होंने इसको बताया कि एक तो इसको डिले स्पीच है और मे बी माइल्ड ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं। नॉर्मली ऑटिज़म के साथ साथ एपिलेप्सी भी होती है। अमेरिकन डाटा ये बोलता है कि 60% बच्चों को एपिलेप्सी भी होगी जिनको ऑटिज़म है। तो स्पीच रिग्रेशन उन केसेस में ज़्यादा दिखता है जिनको ऑटिज़म प्लस एपिलेप्सी है। तो ऐसे केसेस में पेरेंट्स को किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या फिर एक्सपीरियंस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर कोई न्यूरोलॉजिस्ट, इनके पास जाना चाहिए और अपना ये बच्चे का EEG एक टेस्ट होता है जिससे कि हम बच्चे की ब्रेन मैपिंग करते हैं और ये देखते हैं कि उसको एपिलेप्सी है कि नहीं। नॉर्मल पॉपुलेशन को एपिलेप्सी का यही मतलब पता है कि बच्चे को दौरे पड़ेंगे या बड़े को दौरे पड़ेंगे, जबकि ये जो ऑटिज़म के साथ साथ ये जो एपिलेप्सी चलती है, ऐसे बच्चों को दौरे या तो 13 साल की उम्र के बाद पड़ते हैं या फिर 18 साल की उम्र के बाद पड़ते हैं। उससे पहले वो अलग तरीके के सिम्टम्स से वो दौरे दिखते हैं, जैसे कि बच्चा एकदम अचानक से
रोने लगे, जैसे बच्चा एकदम अचानक से एक तरफ देखते हुए रह जाए और कुछ सेकंड्स एक तरफ देखता ही रहे, या फिर एकदम से उठे और गोल गोल चक्कर काटने लगे, या फिर एकदम से अपनी बॉडी को टाइट कर ले। ये कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आते हैं बच्चों में, पर चूंकि पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं तो वो इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, जबकि ये छोटे टाइप के दौरे हैं, आप ये मान सकते हैं कॉमन भाषा में बोलो तो, है ना। तो ऐसे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो बच्चे के पेरेंट्स को तुरंत एक पीडियाट्रिशियन या फिर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाकर अपना बच्चे को दिखाना चाहिए, असेसमेंट कराना चाहिए। जितनी जल्दी बच्चे को थेरेपी शुरू हो जाती है, हम इसको बोलते हैं अपनी भाषा में अर्ली इंटरवेंशन, मतलब जितनी जल्दी हम बच्चे के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं उतने ही रिजल्ट अच्छे आते हैं। पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, अभी थेरेपी कैसे करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। थेरेपी तो जितनी जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि इन्हीं अर्ली एजेस में बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, और अगर बच्चा सही एज में थेरेपी कराने के लिए पहुंच जाता है तो बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स माँ बाप को देखने को मिल सकते हैं। Was born, I mean, he was a perfectly normal child, and he has completed all his milestone perfectly well before time. The only thing which was bothering me since he was a year old was, he didn't used to respond on his name, which I got a little panicked why he is not responding to his name. Though we used to say a lot of names to him, nicknames given to our child, many times we used to call him multiple names. But then I was, fixed myself, calling him one name. But many times I saw him that he was not responding, which I got a little panicked. That time we were in US, he's a US born baby. So that thing was always in my mind, in US, out of 10, 7 or 8 kids are autistic. I don't know why I was a little scared about this, whether is he an autistic or what is the problem. Because he started babbling at the age of 10, 11 months, but he suddenly stopped doing that. And till 1.5 years of age, he didn't do much of, the way he started babbling. After that, it was very, things went very down. He was not doing, though he was a very smart and active kid, but when it comes to speaking, he was, lagging behind. Then I sent him to school, a playgroup, where after that I thought I need some intervention of a doctor, where during his EEG it was diagnosed, which was the main cause of his delay in speech. So his main problem was not autism, his problem was because of the fits that were coming, and this is why he got delayed in speech. Then again we went some tests, definitely we went for some tests and therapies, where we found out that he's not an autistic child, but definitely he has a delay in speech. Where I believe I started coming to the center from 2020 June. And right now, till now this time, I see 100% difference in my child. He's sort of speaking, he's sort of expressing, he is being more balanced. He was always a smart child, but in the way of learning and grasping and communicating with people, it has improved drastically. Drastically means drastically. Can you tell me month's name? January. June. July. क्या ऑटिज्म के मरीज को दवाइयों से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, हमें इस तरीके से ऑटिज्म को नहीं लेना चाहिए कि ये ट्रीटेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेन की एक कंडीशन है। अगर हम बच्चे को सारी चीज़ें कैसे कैसे सीखनी है, उसे बोलना कैसे सीखना है, पढ़ना कैसे सीखना है, सोशलाइजेशन कैसे करना है उसको, ये सारी चीज़ें उनको धीरे धीरे सिखा दें। इसलिए हम बेस्ट अभी यही कर सकते हैं कि जितनी जल्दी बच्चे का असेसमेंट हो जाए, पता लग जाए कि उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, और उतनी ही जल्दी अर्ली इंटरवेंशन शुरू हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे की जो डिलेड स्पीच है वो रिकवर कर जाए और बच्चा स्कूल एज तक काफ़ी सारे इश्यूज से बाहर आ जाए। क्या ये जेनेटिक भी होता है? देखिए, कई सारी जीन्स ढूंढी जा चुकी हैं जो कि ऑटिज्म या फिर हम कहें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से रिलेटेड है। कि मेरा ये मानना है कि ऑटिज्म सिर्फ जेनेटिकल नहीं है,
ये इन्वायरमेंटल भी है। 2004 में अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा आता था तो हमारे एचओडी बुलाते थे हमें कि देख लो भाई ये ऑटिज्म होता है, और मतलब बहुत महीने में एक दो केस या 4-5 केस इसके ऐसे ही कुछ आते थे। इस पर अब हर क्लास में 2-2 3-3 बच्चे हैं, तो इन 15-20 साल में ऐसा क्या चेंज आया है? तो मेरी समझ तो यही कहती है कि हमारा जो वातावरण में जो चेंजेस आए हैं, दूसरा हमारी खाने पीने की हैबिट्स चेंज हो गई हैं। सारे लोग रात भर लैपटॉप पे वर्क करते हैं, उनका सोने का टाइम, उठने का टाइम, जो काम करने का समय है वो लेट नाइट तक है। तो उन्हें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि वो अच्छा खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें और सही टाइम से सोने की कोशिश करें। क्या ऐसा कोई टेस्ट होता है जिससे माँ बाप और विशेषज्ञों को ये कंफर्म हो सके कि उस बच्चे को ऑटिज्म है? ऑटिज्म का डायग्नोसिस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आरसीआई में रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि अलग अलग टेस्ट के माध्यम से स्कोर देते हैं बच्चे को, और ये पता करते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है, और अगर है तो कितना है। जैसे कि इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म और सीवियर ऑटिज्म। पहले हमारे देश में कोई इंडियन टेस्ट नहीं था, पर कुछ साल पहले ही एम्स ने ISAA आइसा करके एक साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप किया, के द्वारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन या फिर कोई न्यूरोलॉजिस्ट या फिर कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये डायग्नोस कर सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है, और अगर है तो क्या वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। क्या ऑटिज्म के बच्चों की परवरिश सामान्य बच्चों के साथ की जानी चाहिए? देखिए, कई सारी अप्रोचेज हैं इसमें। मैं बेसिकली अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं तो ये चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो उसे सारी एक दूसरे बच्चे की तरह जो जो चीज़ें मिल रही हैं वो मिलनी चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों को इंक्लूसिव सेटअप में डालना चाहिए, पर मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि हम अपने बच्चों पे इतनी मेहनत करें कि वो दूसरे बच्चों के साथ compete कर पाएँ। अगर हम पहले से पहले ये सोच के बैठ जाएंगे कि मेरे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इंक्लूसिव स्कूल में ही डालना है, जहाँ पे वो और दूसरे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ रहे, और जो बच्चे जिन्हें हम कहते हैं कि भाई वो बिल्कुल ठीक हैं, तो उनके साथ ना उनका कोई इंटरेक्शन हो, ना ही वो उनके साथ खेलें, ना ही उनके साथ पढ़ें, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो पेरेंट्स, थेरेपिस्ट, डॉक्टर मिलके उसके ऊपर इतनी मेहनत करें कि वो बच्चा इतना काबिल बन सके कि और बच्चों के साथ खेल पाए, पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। कि कोई भी अगर समस्या है तो समस्या का हल भी है। हमें इससे घबरा के बैठना नहीं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, चलता नहीं है या चीज़ों को समझता नहीं है, फैमिली के दबाव में आ गए, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है और डॉक्टर्स की हेल्प से हम इस चीज़ को भी हरा सकते हैं। सिर्फ हमें पेरेंट्स को, खासकर पेरेंट्स को, मदर और फादर को, दोनों को पॉजिटिव माइंडेड रहना है और इस चीज़ को भी हराया जा सकता है। बस इसमें यह है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे को वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके साथ लगातार बातचीत करनी पड़ेगी, उसे एक इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा, उससे बातें करनी पड़ेंगी, उसे धीरे धीरे चीज़ें समझानी पड़ेंगी। आपको कभी भी अपने माइंड के अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं लानी है। जितना आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ही अच्छा फ़र्क आपके बच्चे के माइंड पर पड़ेगा। मैं सर के पास पिछले 4-5 महीने से आ रहा हूँ अपने बच्चे की थेरेपी के लिए, तो मैं काफ़ी पॉजिटिव चेंज देख रहा हूँ अपने बेटे में। पहले जैसे कि उतना इंटरेक्ट नहीं करता था मेरा बेटा, लेकिन अब हाँ, धीरे धीरे मुझे भी खुद ये फील होता है कि हाँ, मेरे बेटे में कुछ सुधार आ रहा है पहले से, चाहे उसकी स्पीच हो, चाहे उसका बिहेवियर हो। क्या समाज का कोई योगदान इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है? देखिए, अगर हम अपनी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की बात करें तो अभी एक्सेप्टेंस बहुत ही कम है और इस चीज़ को पेरेंट्स भी फील करते हैं। सर देखिए, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सब कोई वैद्य है, हकीम है, सब अपने घरेलू नुस्खे बताते हैं, या फिर कोई बताते हैं यार ये तो ऐसा लड़का है, यार कोई बात नहीं, तुम एक बेटा और कर लो या एक बच्चा और कर लो, ये तो ऐसा हो गया यार, ये तो कभी भी ऐसा संभल नहीं पाएगा इस बच्चे को। तो हमने काफ़ी सारी जगह हमने इस चीज़ को फेस भी किया और काफ़ी बुरा भी लगता था अंदर ही अंदर कि यार ये हमारे साथ, या हम अपने आप को भी अनलकी फील करते थे यार हमारे साथ ही ऐसा क्या होना। तो ADHD, some told me that he is an autistic, which was really panicking as well as depressing for the parent also. We were very much disturbed, knowing that if a child is having this kind of problem, it's very difficult to understand how will he grow further, what will happen when we are not there. A lot of questions used to come surround us. मेरे पास
अगर 10 पेरेंट्स आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 7 पेरेंट्स डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन में रहने का एक कारण तो ये रहता है कि भाई मेरा बच्चा आगे जाके क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण ये रहता है कि अगर मेरा बच्चा बाहर जा रहा है या पार्क में जा रहा है या स्कूल में जा रहा है तो दूसरे लोग उसे किस निगाह से देख रहे हैं। अगर हमारी सोसाइटी को ऑटिज़म के बारे में सब कुछ सही तरीके से पता हो तो वो समझ पाएंगे बच्चा किस कंडीशन से गुजर रहा है और उनका बच्चे को समझने का, देखने का नज़रिए में बदलाव आएगा। सोसाइटी से सर मैं ये हेल्प करता हूँ कि अगर इस तरह का बच्चा कोई आपके आस पड़ोस में है तो आप उसके पेरेंट्स को सही सलाह दें, उन्हें बजाय डिमोटिवेटेड करने के कि आपका बेटा ऐसा है या आपकी बिटिया ऐसी है, ये बताने के उसको बताएं कि इन चीज़ों का भी सॉल्यूशन है। वो सिर्फ आपको हेल्प करें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें उस फैमिली के, उस पेरेंट्स के अराउंड कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, तो ये प्रॉब्लम दूर भी होती है। ऐसे नहीं कि इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बस ये डिमांड करते हैं आपका टाइम और आपकी पॉजिटिविटी। 2 अप्रैल को हम ऑटिज़म अवेयरनेस डे के तौर पे मनाते हैं, तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें। 2 अप्रैल को ऑटिज़म अवेयरनेस डे आने वाला है, तो मैं उन सभी पेरेंट्स को एक बात बोलना चाहता हूँ जिनके बच्चे को ऑटिज़म है कि वो लोग कभी भी नेगेटिव फील ना करें, हमेशा पॉजिटिव रहें और बच्चे के ऊपर खूब मेहनत करें और दूसरे पेरेंट्स को भी इंस्पायर करें जिनके बच्चे को या ऑटिज़म है या फिर कुछ और बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ और न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो उनको भी इंस्पायर करें और उनको भी अपनी स्टोरी शेयर करें और खुद अपनी सोसाइटीज़ में ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म अवेयरनेस डे सिर्फ डॉक्टर्स ही मनाएं। ऑटिज़म अवेयरनेस डे को सारे पेरेंट्स को भी अपने लेवल पे अपनी सोसाइटीज़ में, अपने शहर में, अपने वर्क प्लेसेस में मनाना चाहिए ताकि दूसरे पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में और अवेयरनेस हो और वो अपनी पॉजिटिव स्टोरीज दूसरे पेरेंट्स को बता सकें। लेकिन ये है कि अगर हमें समस्या का पता चल जाए कि प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व भी कर सकते हैं। बजाय फ्रस्ट्रेटेड होने के, बजाय किसी चीज़ को कोसने के या किसी नेगेटिव वे पे निकलने के, हमें सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच की तरफ रखते हुए पॉजिटिव रास्ते पे चलना आगे। So right now I'm very much relieved, very much happy with this progress, and definitely I will be continuing for some of more time for his speech therapy so that he becomes, the clarity in the speech should be much better. But as in all, I am very much well satisfied because after coming from multiple hospitals, I can see change in my child, which definitely worked out well because of correct diagnosis. So I'm really happy with this way, and would really like to thank Dr. Shailendra for giving us such a nice guidance and telling us the best benefit what we can do, and leaving us as a parent, we got very much benefited out of it. Thank you so much. मैं राघवेंद्र निगम हमारे आर्ट एंड क्रिएशन के यूट्यूब चैनल पर आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें बताएं भी।